हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #Hit2Learn। आज मैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया है। आज हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे और आज स्क्वायर के बारे में डिस्कस करने के बाद कल एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के तीनों के एक साथ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक डाउट पूछा था मेरे पहले वीडियो में, एक मोहित बाजिया करके किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उनका डाउट क्लियर कर देते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उनका क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:3। एक दो ट्रायंगलों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 दे रखा है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है h1:h2 3:4। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सर बताओ इनके आधारों का अनुपात क्या होगा, यानी b1:b2 क्या होगा। ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था। दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। तो क्वेश्चन है कि बताओ इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे दे और उनके आधारों का अनुपात आपसे पूछे, तो डायरेक्ट क्या करना है, ऊंचाई और क्षेत्रफल का वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा कैसे कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणा करना है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के साथ, और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणा करना है पहले त्रिभुज की ऊंचाई के साथ। इस तरह जब आप गुणा करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, इनके आधारों का अनुपात निकल कर आ जाएगा, यानी 4 × 4 हो जाएगा 16 और 3 × 3 हो जाएगा 9। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात और ऊंचाई के अनुपात से इनके आधारों का अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा, 16:9 निकल कर आ जाएगा। तो ये बात डायरेक्ट सीखी कैसे हमने, ये बनी कैसे, वो जान लेते हैं कि इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी A1:A2 बराबर होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई से और 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई से। लेकिन ये पहला त्रिभुज है तो यहाँ पर B1H1 कर देंगे, ये दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है तो B2H2 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है वो तो कट जाएगी, यानी 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू दे रखी है 4/3 और बराबर B1 का मान आपको निकालना है तो B1 तो ऐसे ही आ जाएगा, इनटू H1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। बट्टे में आ जाएगा B2 का मान आपको निकालना है इनटू H2, और H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको चाहिए B1:B2, तो इस 4 को इधर भेजना पड़ेगा, 3 को इधर भेजना पड़ेगा, यानी वज्र गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो इस 4 का गुणा तो हो जाएगा इस 4 से और इस 3 का गुणा हो जाएगा इस 3 से। तो B1/B2 क्या हो जाएगा 16/9। तो आंसर क्या हो जाएगा 16/9 हमारा आधारों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मोहित बाजिया जी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट करना है कैसे, इस तरह से, अगर आपको क्षेत्रफल और ऊंचाइयों का अनुपात देता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ से बन जाती है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो हर पॉसिबिलिटी को लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर तो आपको A1:A2 दे रखा है और H1:H2 दे रखा है। आपसे और क्या पूछ सकता है वो, A1:A2 और B1:B2 भी दे सकता है, यानी आधारों का अनुपात दे रखा है। और आपसे पूछ क्या सकता है, बताओ H1:H2 क्या है। मान लो आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 5:3 और इनके आधारों का अनुपात दे रखा है 4:3, तो आपसे पूछता है बताओ इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो भी हम क्या करेंगे,
वज्र गुणा करेंगे, यानी पहले क्षेत्रफल का गुणा करेंगे दूसरे के त्रिभुज के आधार से, और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणा करेंगे पहले त्रिभुज के आधार से। तो यहाँ से ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:12। 15:12 यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊंचाइयों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तीसरी संभावना क्या बनती है यहाँ से, तीसरी संभावना क्या बनेगी, आपको ऊंचाई का अनुपात दे देगा और आधारों का अनुपात दे देगा। तीसरी संभावना में क्या पूछ सकता है वो आपसे कि B1:B2 दे देता है और H1:H2 दे देता है। मान लो B1:B2 दे दिया उसने 4:3 और H1:H2 दे दिया 5:4। 5:4 और आपसे पूछ लेता है बताओ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, अब देखो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार और ऊंचाई क्या होती हैं, गुणा में होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले त्रिभुज की आधार का गुणा करेंगे पहले त्रिभुज की ऊंचाई के साथ, और दूसरे त्रिभुज के आधार का गुणा करेंगे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई के साथ, यानी 4×5 = 20 अनुपात 4×3 = 12, तो कितना हो जाएगा 20:12। ठीक है। जब आपको बात यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जब आपको क्षेत्रफल ऊंचाई या क्षेत्रफल आधार का अनुपात देगा तो हमेशा वज्र गुणा करना है, यानी पहले का दूसरे के साथ दूसरे का पहले के साथ। लेकिन जब आधार और ऊंचाई का अनुपात देगा तो क्या करना है, पहले की आधार का गुणा करना है पहले की ऊंचाई के साथ, दूसरे का आधार का गुणा करना है दूसरे की ऊंचाई के साथ। तो किसका आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मोहित बाजिया को क्वेश्चन समझ में आ गया है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। स्क्वायर जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हेडिंग है आज की स्क्वायर यानी वर्ग। होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, वही क्या कहलाएगा, हमारा स्क्वायर कहलाएगा। यानी ये ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या होती है वर्ग की, दूसरी विशेषता क्या होती है कि सभी भुजाएं आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। सभी भुजाएं क्या करती हैं, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दूसरी विशेषता हो जाएगी कि वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। वर्ग के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। कैसे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तीसरी बात आपसे क्या पूछेगा, वर्ग की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। जैसे कि मैंने आयत में बताया था कि आयत की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती थी, उसका विकर्ण होती थी, डायगोनल होती थी। इसी प्रकार वर्ग की भी सबसे लंबी भुजा क्या होती है, इसका विकर्ण होती है। वर्ग की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, विकर्ण होती है। इसके बाद अगली विशेषता इसकी आ जाएगी कि जहाँ पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में काटते हैं। और जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जहाँ पर विकर्ण काटते हैं, विकर्ण एक दूसरे के साथ विकर्ण
एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट ए से मैंने विकर्ण खींचा है, इधर पॉइंट बी से मैंने विकर्ण खींचा है, इधर पॉइंट सी से विकर्ण खींचा और इधर मैंने पॉइंट डी से विकर्ण खींचा है। तो ठीक है, इस पॉइंट ए से जब मैंने विकर्ण खींचा तो इस वाले कोण को और इधर वाले कोण को क्या करता है, ये बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी पूरा कोण ये 90 डिग्री का है तो इधर वाला कोण हो जाएगा 45 डिग्री और इधर वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये शीर्ष के कोणों को भी क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण शीर्ष पर बने कोण को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी दो भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएंगी विकर्ण की, ये क्या हो जाएंगी विकर्ण की, इस वर्ग के विकर्ण की परिभाषा या विशेषताएं हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। और क्या विशेषताएं होती हैं, और क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, मैं वापस से एक वर्ग बना रहा हूँ। वापस से मैंने वर्ग बनाया तो ये जो क्या है, मैंने एक विकर्ण बना दिया। ए बी सी डी क्या है, एक ये वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो ये विकर्ण इस वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में खींच रहा है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अगर ये कुल क्षेत्रफल अगर 4 है तो इधर वाले भाग का भी क्षेत्रफल 2 है और इधर वाले भाग का भी क्षेत्रफल कितना है, 2 है। यानी एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अगर मैं दो विकर्ण खींच देता हूं तो दो विकर्ण क्या कर देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। यानी अगर एक विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट रहा था क्षेत्रफल को, तो दो विकर्ण क्या कर देंगे, इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे। यानी इन चारों भागों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इन चारों भागों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो ये तो रही इसकी विशेषता। अब इसके फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वर्ग में सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है कि इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि परिमाप की परिभाषा तो सभी भुजाओं के योग से ही बनती है कि सभी भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, वर्ग का या किसी भी आकृति का 2D में किसी भी आकृति का क्या बन जाता है, वह परिमाप बन जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम निकालेंगे इसका परिमाप क्या होता है, ठीक है। ये वर्ग है A B C और ये D, इसका एक विकर्ण बना देता हूँ मैं, ये D विकर्ण है और इधर से मैंने विकर्ण बना दिया, ये भी D विकर्ण है, ठीक है। अब पहली बात वो पूछ सकता है आपसे कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगी। तो पेरीमीटर सभी भुजाओं का, और मैंने बताया कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए और ए सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो परिमाप हो जाएगा 4a, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से पूछेगा, बताओ इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अगर वर्ग की एक भुजा दे रखी है उसका अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर बन जाता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल था, आयत का क्षेत्रफल था L इंटू बी, लेकिन यहाँ पर लंबाई भी a है और चौड़ाई भी क्या है, a। तो जब a को गुणा करेंगे a से, a को गुणा करेंगे a से, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से तीसरी चीज़ क्या पूछता है, इसके विकर्ण का मान क्या है, इसका विकर्ण यानी डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल क्या है। जैसे वहाँ पर आयत में डायगोनल कैसे निकालते थे, √L² प्लस b², तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ तो नहीं आएगी क्योंकि दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा a² प्लस a² यानी √2a², तो a तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, √2a। तो इसका विकर्ण क्या होता है, √2a। वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ठीक है। अगर आपको
अगर आपको सिर्फ वर्ग का विकर्ण देके रखा क्वेश्चन में, वर्ग का विकर्ण देके रखता है और आपसे पूछ लेता है बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इफ डायगोनल इज गिवन, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर diagonal when diagonal is given। वर्ग का क्षेत्रफल जब आपको विकर्ण दिया हो, सिर्फ विकर्ण दिया हो, जब आपको सिर्फ विकर्ण दिया हो तो इसके डायगोनल से कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, डी का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे। डी का स्क्वायर क्या कर देंगे, बटे 2। तो पहले हमने निकाला इसका परिमाप 4a, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, विकर्ण √2a, और जब इसका विकर्ण दिया हो सिर्फ और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डी का स्क्वायर बटे में 2। इससे क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये नहीं करेंगे कि पहले भुजा निकालेंगे फिर आप क्या करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सीधा विकर्ण से क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्या इससे वर्ग कंप्लीट हो जाएगा? जी नहीं, इससे पूरा वर्ग कंप्लीट नहीं हो जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप हो गया, उसमें इतने से ही काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस करते हैं। लेकिन अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम को फाइट करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, 160 170 प्लस लाने हैं एसएससी सीजीएल में, और मेंस में 190 प्लस लेकर आने हैं, तो इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ एयरफोर्स वाई ग्रुप जो छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें इससे काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे कि वर्ग के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन वो नहीं बोलेगा कि वर्ग की भुजा है तो क्षेत्रफल निकालो, वर्ग की भुजा दे दी तो परिमाप निकालो, विकर्ण दे दिया तो क्षेत्रफल निकालो, इस तरह से नहीं पूछेगा। लेकिन हमें इन क्वेश्चनों, इन जो फॉर्मूले इनका पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर उसने इस तरह से एक कली बना दी, तो पूछेगा बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या है, आपका वर्ग है, और इसकी भुजा क्या दे दी है, ये ए दे दी है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वापस से एक वर्ग है, इस तरह से इसमें एक कली बनाई है, वो इसमें क्या बना सकता है, 4 कली बना सकता है, इस तरह से। इस तरह से 4 कली बना देगा तो पूछेगा बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। और तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे कि इस तरह से ये वापस एक वर्ग है और इसके अंदर 2 अर्धवृत्त उसने बना दिए, इस तरह से 2 अर्धवृत्त उसने बना दिए हैं इस तरह से, तो पूछेगा बताओ इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। ये सभी क्या हैं, वर्ग हैं, वर्ग के अंदर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ये भी ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, इसकी भुजा ये ए हो जाएगी, इसकी भुजा ये ए हो जाएगी। तो वर्ग के अंदर ये 3 पॉसिबिलिटी आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा छायांकित भाग, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका अगर मैं निकाल लूँ तो इसका आराम से निकाल लेंगे हम। इसका अगर हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे डिस्कस कर लेते हैं इस बार। इनको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मुझे इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक एक करके लेंगे। इसमें देखना कि इस वाले भाग पर नज़र करना है, ये कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये वाला जो भाग है वो कुछ नज़र आ रहा होगा कि कुछ त्रिज्यखंड जैसी आकृति नज़र आ रही है, मतलब इस तरह से ये भाग नज़र आएगा आपको, इस तरह से। और दूसरा भाग कैसे नज़र आ रहा है, इस तरह से उल्टा त्रिज्यखंड बन रहा है। तो दूसरा भाग है आपका इस तरह से,
और दोनों भागों को जब मिला देंगे तो ये छायांकित भाग बन जाएगा। तो अगर मैं इस एक का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, दोनों का समान निकलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ये वाली भुजा ए है, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैंने लिया है ए बी सी वाला, तो ए बी सी, तो ये वाली भुजा ए है तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे चाहिए इतने भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको ये त्रिभुज बना दिया। इतने भाग का क्षेत्रफल मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, क्योंकि इतने भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकालूंगा और इतने ही भाग का क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो कैसी आकृति बन जाएगी, ये कली बनकर आ जाएगी। तो क्या करते हैं, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, यानी ये बड़ा वाली आकृति वो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब ये वृत्त है और इस वृत्त में इस तरह से 4 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से। और यहाँ पर देखो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 90 डिग्री का, तो 90 से कटेगा 4 बार, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो त्रिज्यखंड यहाँ पर लगा देते हैं, तो पाई को पाई लिख देते हैं, आर क्या है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो 1/2 आधार क्या है यहाँ पर a, तो इसको a लिख देता हूँ, और ऊंचाई भी क्या है a, तो इसको ऊंचाई भी a लिख दिया। तो यहाँ पर देखो क्या बन गई इक्वेशन, पाई ए स्क्वायर बटे 4 और माइनस ए स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, ए स्क्वायर बट्टे 4 यहाँ पर, ए स्क्वायर बट्टे 2 यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बट्टे 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर बट्टे 2 तो बाहर आ गया, बचेगा क्या अंदर। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर बट्टे 2 बाहर निकाला तो बचेगा क्या, पाई बट्टे 2 और माइनस क्या आ जाएगा इधर 1। तो अगर आपको आंसर पाई में दे रखा है तो आंसर ये निकलेगा, इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, इस वाले का ए स्क्वायर बट्टे 2 पाई बाई 2 माइनस 1। और इस पूरे का अगर चाहिए तो यहाँ पर इसी के जैसी कली ये है, तो इन दोनों को मिलाने पर ये वाली कली बनेगी, तो यहाँ पर किसका गुणा हो जाएगा, 2। अगर ऑप्शन में पाई है तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। लेकिन अगर आपको पाई में आंसर नहीं दे रखा है, किसी और में दे रखा है, न्यूमेरिक वैल्यू में आंसर पूछता है, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 2 तो है ही है इधर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो इधर हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बट्टे 2 इधर हो जाएगा 22 माइनस 14 और बट्टे में हो जाएगा 14। ठीक है, तो 22 में से 14 गए तो कितना बचेगा बताओ, 22 में से 14 गए तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर बट्टे 2, 22 में से 14 गई तो 8 बट्टे क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 4 बार, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर बट्टे 14, 4a स्क्वायर बट्टे 14। तो ये जो क्षेत्रफल निकला है सिर्फ इतने भाग का निकला है। अब इसी के जैसा भाग कहाँ है, ये रहा, तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। इसको अगर डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बाई 7 क्या आ जाएगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी 4a स्क्वायर बाई 7 क्या होता है, इस भाग का क्षेत्रफल होता है। इस प्रूफ को आपको याद रखना है, पेपर में इस तरह से नहीं करेंगे, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। जब भी आपकी इसकी भुजा देके रखेगा और आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो पूछेगा तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन में, 4a स्क्वायर अपॉन 7, 4a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो हमारा इस भाग का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया है, इस भाग का क्षेत्रफल निकला है 4a² / 7। ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो गई होगी। अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल 4a² / 7 आया है, तो इस छायांकित जो दूसरा मैंने आकृति बनाई थी जिसमें 4 कली बन रही थी, उसका भी क्षेत्रफल हम आसानी से निकालेंगे। देखो कैसे, इस तरह से मैंने ये वर्ग बना दिया। इस बार मैंने बनाई थी 4 कली, इस तरह से ये 4 कली मैं बना दे रहा हूँ और ये बन गई हैं 4 कली। तो इनका भी आपसे पूछ सकता है, बताओ इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इनका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका निकल गया है तो सेम इसी की जैसी कली ये है, तो इसमें को क्या करना पड़ेगा, बीच में से मुझे एक वर्ग बनाना पड़ेगा, इधर से भी मुझे एक वर्ग बनाना पड़ेगा, यहाँ से भी एक वर्ग बनाना पड़ेगा और इधर से भी एक वर्ग बनाना पड़ेगा। तो ये वर्ग मैंने बनाया, ये ABCD है आपका, ABCD, ठीक है। अब जो ये वर्ग है, ये जो वर्ग है, अब इसकी भुजा क्या होगी, इसकी भुजा क्या होगी, ये पूरी भुजा अगर A है तो इसकी भुजा हो जाएगी a/2 और इधर भी क्या हो जाएगी a/2, यानी यहाँ पर जो इसकी भुजा है इस वर्ग की वो क्या है a/2। अब यही वाला क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला, ये जो कली है वो यही वाला क्वेश्चन बन चुका है। तो अगर मैं इस एक कली का क्षेत्रफल निकाल दूं तो उसमें 4 का गुणा करने पर इन सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि एक कली का निकालना है हमने। तो एक कली का क्षेत्रफल हमने निकाला था क्या है, एक कली का क्षेत्रफल है क्या, एक कली का क्षेत्रफल निकाला है 4a² / 7, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a² / 7 जो यहाँ पर निकाला है। लेकिन यहाँ पर जो a² है उसकी जगह क्या रखेंगे हम, a/2 रखेंगे, यानी भुजा का स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a² / 4, a² / 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर एक कली का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, a² / 7। ये सिर्फ एक कली का क्षेत्रफल निकल कर आया इसका, लेकिन हमें तो इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए और इसका भी चाहिए। तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a² / 7। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a² / 7। दोनों जगह जो आंसर है वो दोनों जगह क्या आया है, सेम आया है। तो इसको याद रखना है, जब एक कली आए तो भी 4a² / 7 और जब 4 कली आ जाए तो भी क्या लगाएंगे, 4a² / 7 लगेगा। तीसरी क्या थी हमारी, तीसरा स्पेशल केस क्या था कि इसके अंदर हमने क्या बनाया है, 2 अर्धवृत्त बनाए हैं। इसके अंदर हमने क्या बना दिए हैं, 2 अर्धवृत्त बना दिए हैं और मैंने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इधर से मैं इसको मिटा रहा हूँ इसको प्रूफ करने के लिए। तो देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का। तो यहाँ पर आपको एक अर्धवृत्त ये रहा और एक अर्धवृत्त ये रहा, दोनों अर्धवृत्तों को जब मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर दोनों अर्धवृत्तों को मैं मिला दूंगा, क्योंकि अर्धवृत्त कैसा होता है, इस तरह से ये वृत्त है और ये वृत्त को मैंने काट दिया, आधा वृत्त ये है आधा वृत्त है, तो दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 अर्धवृत्त हैं, इन दोनों अर्धवृत्तों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और ये एक वृत्त के क्षेत्रफल को अगर मैं पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं, एक वृत्त के क्षेत्रफल को अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इससे हम कर लेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर यानी a² माइनस वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर पाई r की जगह क्या लिख देंगे, r की जगह ध्यान देना, यहाँ पर ये पूरा तो क्या है, व्यास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र मान लूँ तो ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो a/2 इधर, a/2 इधर, तो त्रिज्या क्या है a/2, तो क्या हो जाएगा πa² / 4 हो जाएगा।
पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कॉमन नज़र आ रहा है आपको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4। अगर आपको ऑप्शन में पाई के टर्म्स में आपको दे रखा है, पाई के टर्म्स में अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आंसर क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4। अगर पाई के टर्म्स में नहीं दे रखा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर 1 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 7 × 4, तो यहाँ पर 7 चौके 28, 28 का इधर कर देंगे गुणा, तो ए स्क्वायर 28 में से 22 गए तो कितने बचेंगे 6, और बट्टे में क्या आ गया 28, तो यहाँ से कटेगा 3 और इधर हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 14। ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। अगर वो आपको न्यूमेरिक वैल्यू में आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो 3a स्क्वायर बाई 4। तो एक बार तीनों को देख लेते हैं एक साथ कि तीनों का क्षेत्रफल एक साथ क्या होगा। ये तो इसका प्रूफ हो गया। तीनों के एक बार देख लेते हैं हमने डिस्कस क्या किया है। तीनों ही इंपॉर्टेंट केस हैं, ये आपके एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो क्या था, पहला हमने डिस्कस किया है क्या कि एक वर्ग के अंदर मैंने क्या बना दी है, कली बना दी है, और इस तरह से अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लेता है, ये ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा, ABCD एक वर्ग होगा और इसकी भुजा आपको देखे रखेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे 4a स्क्वायर बाई 7 से निकालेंगे। इसी तरह अगर आपको इस वर्ग के अंदर 4 कली बना देता है, वो 4 कलियां बना देता है इस तरह से, तो इन सभी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इन सभी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इन सभी का क्षेत्रफल भी क्या होगा 4a स्क्वायर बाई 7। ए क्या होगी, ए होगी वर्ग की भुजा, ये हो जाएगी ए। ठीक है। तीसरा केस हमने डिस्कस किया है, वर्ग के अंदर अगर 2 अर्धवृत्त बना दिए जाएं, वर्ग के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, 2 अर्धवृत्त बना दिए जाते हैं, तो आपसे पूछ लेता है बताओ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर 3a स्क्वायर बाई 14। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया 3a स्क्वायर बाई 14। तो इस तरह जब भी हमारे पास इस तरह से छायांकित भाग के क्षेत्रफल हमसे कभी भी पूछेगा तो हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को लगाकर इनका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बार बार वो लॉन्ग मेथड नहीं अपनाएंगे। क्योंकि ये वाले जो एग्ज़ाम है, ये वाला जो क्वेश्चन है 2017 के CGL एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये वाला भी 2017 के CGL एग्ज़ाम के मेंस में आया हुआ है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इनका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन पेपर को हल करना है। अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसे आज मोहित बाजिया जी ने हमसे डाउट पूछा था, उसी प्रकार आप भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ा जाएगा। ठीक है। कल इस पर और भी जो अच्छे अच्छे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर पर, इसी तरह के छायांकित भाग के ऊपर कल उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई पसंद नहीं आ रहा कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, सर ये कमी आ रही है, तो इसको ध्यान से सही किया जाएगा। थैंक यू।